क्या सीखेंगे, पिछली क्लासों में हमने क्या पढ़ा, इन सभी चीजों के बारे में बातें कर लेते हैं। तैयार हैं आप सभी लोग? बोलो चलिए। तो आइए बेटा, मेरे पास क्या है कहानी। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं सर, आज आप हमें ग्राफ के बारे में सिखाओगे और सदिश नाम के चैप्टर के बारे में बातें करेंगे। बेटा हम सदिश को शुरू जरूर कर देंगे लेकिन खत्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि बड़ा चैप्टर है, समय लेगा और फिर आपको अच्छे अच्छे सवाल भी तो करवाने हैं क्योंकि जेईई की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। अरे बच्चे वगैरह बोल रहे थे कि सर देखो बेटा मैं आपको बता दूं, अभी हम बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं इसलिए मैं सवाल ज्यादा टफ करा नहीं रहा हूं। बच्चे बोल रहे थे कि सर हमें तो जेईई की तैयारी कर रहे हैं, जेईई लेवल के सवाल कराइए। तो एक बात बता बेटा, इस चैप्टर से फिजिक्स के अंदर कितने सवाल आते हैं? एक भी सवाल नहीं। अरे ये जो चैप्टर है ना बेसिक मैथ, ये कोई चैप्टर नहीं है, ये तो एक तरह की कैलकुलेशन है जो पूरी फिजिक्स में यूज होने वाली है, वो मैं पढ़ा रहा हूं। जब लगेगा ना फिजिक्स जब पढ़ना शुरू करेंगे और लगेगा कि नहीं इस चैप्टर से सवाल आते हैं, तब देखना लेवल की बात। ठीक है। तो अभी बेटा प्लीज इस तरह के कमेंट से बचिए, जितना आपको पढ़ाएं उतना पढ़िए और आप हमें याद मत दिलाइए कि हमें सर हम जेईई की तैयारी कर रहे हैं। मुझे पता है आप जेईई की तैयारी कर रहे हो। ठीक है। तो कब लेवल बढ़ाना है कब लेवल घटाना है बहुत अच्छे से पता है क्योंकि बेटा कई वर्षों से यही काम करते आ रहे हैं। ठीक है। तो निश्चिंत रहिए, डोंट वरी, मैं मेरी तरफ से आपको निश्चिंत करता हूँ। खैर लेक्चर नंबर 8 की बात कर रहे थे, मूलभूत गणित। तब जान लेते हैं सर चैप्टर प्रोग्रेस क्या है। जैसा कि आप जानते हैं सबसे पहले बेटा हमने त्रिकोणमिति पढ़ी, उसके बाद बीजगणित पढ़ी, उसके बाद अपकरण पढ़ा, उसके बाद उच्चिष्ट निम्निष्ट पढ़ा, उसके बाद बेटा हमने समाकलन पढ़ा, फिर निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा, फिर हम आज ग्राफ या आरेख की बात करेंगे और उसके बाद सदिश की बात करेंगे। ठीक है। तो कुछ इस तरीके की कहानी है, बस आखिरी में आ रहे हैं। ग्राफ पढ़ा दीजिए सर, आरेख पढ़ा दीजिए, छोटी छोटी सी कहानी है ग्राफ आरेख के बारे में, ज्यादा सी कहानी है नहीं है। समीकरण याद रखो, किसका कैसा ग्राफ होता है वो याद रखो, किसकी क्या समीकरण होती है वो याद रखो, क्योंकि बेटा ये सभी चीजें आप मैथ्स में तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे। क्लियर है। और फिर लास्ट में हम आ जाएंगे सदिशों पे। ठीक है। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं कहानी को, लेकिन इससे पहले हमने क्या पढ़ा वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज हम क्या सीखेंगे, तो बेटा आज हम जो सीखेंगे वो है सर ग्राफ और दूसरा सदिश। ग्राफ बोल दीजिए, आरेख बोल दीजिए और फिर हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे सदिश। बिल्कुल नया टॉपिक है बेटा, न्यू टॉपिक है सदिश। इस पर हालांकि कभी कभी यदा कदा सवाल आते रहे हैं जेईई के अंदर, पर कब? यदा कदा। यदा कदा का मतलब समझ में आता है, कोई 5-7 सालों में एक सवाल आ गया तो आ गया, वरना तो इसकी एप्लीकेशन ही है, इसको यूज हर जगह किया जाएगा। अच्छा तो सर देखो ये सदिश एक ऐसा टॉपिक है, मैं आपको बताऊं इसकी कहानी। सदिश चैप्टर क्या बोलता है, कोई बात नहीं, तुम मेरे ऊपर जेईई में सवाल नहीं डालते ना, मत डाल, लेकिन मेरे बिना तुम्हारा फिजिक्स में काम भी नहीं चलेगा। ये एग्जाम में क्वेश्चंस इस अकेले प्रॉपर चैप्टर से आने की बजाय इस पर बेस्ड जितनी भी कैलकुलेशंस है वो सारी वेक्टर वाली है, सदिश वाली है। मतलब फिजिक्स के अंदर जैसे बलों को जोड़ेंगे, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, समवेग है ना, आवेग, और बोल दीजिए वेग, त्वरण है ना, विस्थापन, ये बहुत सारी ऐसी राशियां है ना बेटा जो इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। चुंबकीय आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, बल आघूर्ण, सदिश सिंपल है बेटा, बिना सदिश के काम चलने वाला है नहीं, इसलिए हमें सदिश तो आना चाहिए। तो मैंने आपको सदिश की भूमिका बता दी। ये सदिश वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा फिजिक्स का। हालांकि ये टॉपिक भी मैथ का ही होता है, इसमें हम मैथ के अलावा कुछ पढ़ने तो वाले हैं नहीं है, प्योर मैथमेटिक्स है, लेकिन फिजिक्स में काउंट कर लेते हैं। ठीक है। इसके बाद इस टॉपिक के बाद फिर मैं शुरुआत करूंगा आपकी स्थिर वैद्युतिकी की। तो वो चैप्टर शुरुआत करने से पहले मैंने आपको तैयार कर लिया ना, होता है ना कि मैं पेड़ काटने जा रहा हूं, पेड़ काटने से पहले मैंने मेरी कुल्हाड़ी की जो धार है वो बिल्कुल तैयार कर ली। अब तुम तैयार हो जाओगे इस चैप्टर के बाद स्थिर वैद्युतिकी पढ़ने को। खैर समय है, सबने अपन बाद में देखेंगे, पहले पढ़ना शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे बेटा पिछली क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया मैं आपको थोड़ी देर बता देता हूं। पिछली क्लास में बेटा मैंने आपको निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बताया और निर्देशांक ज्यामिति में मैंने आपको दूरी सूत्र वगैरह के बारे में बता दिया। ठीक है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि दो अक्ष मिलकर के हमेशा एक तल का निर्माण करती है। 3 अक्षों की अगर आप बात करें तो इसका मतलब आप समष्टि की बात कर रहे हो, आप स्पेस की बात कर रहे हो। ठीक है। कैसे स्थिति दिखाते हैं, कैसी एक्स अक्ष होती है, कैसी वाई अक्ष होती है, कैसी जेड अक्ष होती है, सभी तमाम चीजों के बारे में मैं आपसे बातें कर चुका था। किसमें निर्देशांक ज्यामिति में। ठीक है। अब हम जो आज बात करेंगे बेटा वो बात करेंगे कुछ ग्राफ या आरेख। बेटा सिंपल सी, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सी कहानी है ग्राफ या आरेख की। मैं आपको समीकरण बताऊंगा, मैं आपको ग्राफ बताऊंगा कि इस वाले का ग्राफ ऐसा दिखता है, इस वाले का ग्राफ ऐसा दिखता है, और आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है। ठीक है। सबसे पहले बेटा मैं बात करता हूं आपसे सरल रेखा की। किसकी बात करूंगा बेटा, सरल रेखा। तो बेटा सरल रेखा को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। सरल रेखा की जो समीकरण होती है ना बेटा, सरल रेखा की जो समीकरण होती है ना बेटा वो होती है y बराबर mx प्लस सी। सरल रेखा की जो समीकरण होती है वो होती है बेटा y बराबर mx प्लस सी, जहां m एक नया शब्द है बेटा आपके लिए, ढाल, जिसको हम बोलते हैं स्लोप या प्रवणता। अभी अगर सुना होगा बेटा, ये स्लोप शब्द आपका बहुत काम का है। स्लोप बेसिकली अगर मुझसे कोई पूछे कि स्लोप क्या है तो मैं तो बोलूंगा एक चढ़ाई, एक चढ़ाई ना, कि जैसे मैंने बोला कि आप जैसे होता है ना कि स्लोप ज्यादा है, स्लोप कम है, आप छोड़ो इसको, आप तो आ जाओ, आपका घर है तो बाहर आंगन वगैरह भी होगा, मोटरसाइकिल वगैरह रखने के लिए। तो रोड से जब तुम घर के बाहर से रोड से मोटरसाइकिल लाते हो चला के, तो अपनी मोटरसाइकिल घर में अंदर गुजरते हो, रात को बाहर तो रखेंगे नहीं, तो मोटरसाइकिल अंदर डालते हो तो रैंप होती है ना, रैंप ऐसे तिरछी, उस पर चढ़ाते हो, वो है बेटा स्लोप, ढाल, वो है चढ़ाई। एक तरीके से देसी भाषा, किसी का स्लोप ज्यादा, किसी का स्लोप कम। बोलते ना यार ये तो बहुत ऊंची चढ़ाई है, स्लोप ज्यादा है, कम चढ़ाई है, स्लोप कम है, वो होती है ढाल। क्या बोलते हैं उसको बेटा, ढाल या प्रवणता। ठीक है। तो देसी भाषा में आपको समझा दी, जहां y बराबर mx प्लस सी एक सरल रेखा की समीकरण है, जहां m जो है वो ढाल है या प्रवणता है, और c जो है बेटा वो अंतःखंड है। c क्या है बेटा, अंतःखंड। ठीक है। अब सुनना बेटा ध्यान से, y बराबर mx प्लस सी का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, देखो कैसा बनता होगा, सुनना। सबसे पहले y बराबर mx माइनस सी का ग्राफ उन्होंने बना के दे दिया आपको, y बराबर mx माइनस सी। अगर बेटा मैं ग्राफ बनाऊं, ध्यान से सुनना, ये क्या है x अक्ष और ये क्या है y अक्ष। y बराबर mx माइनस सी, तो सी अंतःखंड है, अंतःखंड धनात्मक ऋणात्मक है, x इस पे नीचे चला जाएगा। ठीक है। तो अंतःखंड ऋणात्मक और सरल रेखा है तो ये वाली स्लोप, ये है बेटा तुम्हारा c। क्योंकि बेटा c ऋणात्मक है इसलिए मैंने नीचे उतारा है, मतलब y अक्ष पे, मतलब ऋणात्मक y दिशा। ठीक है। ये है c अंतःखंड ऋणात्मक।
यह है आपका स्लोप थीटा, और हमेशा वामावर्त दिशा में घूमोगे, यह है बेटा सरल रेखा, यह है आपका सरल रेखा y बराबर mx माइनस सी की समीकरण, y बराबर mx माइनस सी की समीकरण, जहां सी क्या है अंतःखंड, यहाँ सी क्या है बेटा अंतःखंड है, और ये जो सी है ना बेटा ये अंतःखंड क्या बोलते हैं अंतःखंड, और ये जो है ना बेटा ऋणात्मक है। अगर सी नेगेटिव होता है अंतःखंड ऋणात्मक का मतलब है नीचे की ओर कट करेगी रेखा, किसी ओर नीचे की ओर, क्योंकि सरल रेखा की समीकरण है, सरल रेखा का ग्राफ बनेगा। अगर आप मुझसे पूछो कि सर उदाहरण के तौर पर समझा दीजिए, तो बेटा मैं आपको उदाहरण के तौर पर बस इतनी सी कहानी बताऊंगा, ध्यान से सुनना। उदाहरण मैंने बोला y बराबर 2x माइनस 3, y बराबर 2x माइनस 3, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है बेटा, इसका मतलब देख x बराबर 0 पर y बराबर माइनस 3 आया, x बराबर 0 पर y बराबर माइनस 3 आया, सरल रेखा का ग्राफ है, यह है बेटा माइनस 3, सी का मान यह है अंतःखंड, यह है बेटा मूल बिंदु, यह है तेरा, यह है तेरी एक्स अक्ष, यह है तेरी वाई अक्ष, और यह है तेरा थीटा, ठीक है, यह है तेरी समीकरण y बराबर 2x माइनस 3 सरल रेखा की समीकरण। तो अगर कोई पूछे कि भाई सरल रेखा का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, बना के दिखा देना। और मुझसे अगर कोई ढाल पूछे, इसमें सी का मान अगर मुझसे कोई पूछे तो सी का मान उसको मैं अंतःखंड बता दूंगा -3, और अगर मुझसे कोई प्रवणता पूछे या ढाल पूछे तो मैं ढाल बता दूंगा। तो ढाल कैसे, तुलना करने पर y बराबर mx प्लस सी एक सरल रेखा की व्यापक समीकरण होती है, इन जनरल समीकरण होती है, उससे मैंने अगर तुलना की, क्या किया बेटा तुलना की, तो जैसे ही आप तुलना करोगे तो तुलना करने पर आपको पता चलेगा m का मान 2 है और m है क्या, m है बेटा ढाल, m है बेटा ढाल, ढाल कितनी है, अरे m क्या है ढाल, और ढाल कितना है 2। आई होप ये बात समझ में आ गई। अगर आपको पहली समीकरण समझ में आ गई, आपको सारी समीकरण समझ में आ जाएंगी, सुन लेना बेटा। तो पहले बताइए ये चीज समझ में आ गई क्या, तो देखो वही बताया, थीटा लिया है उन्होंने, देखो मैंने आपको तीनों पॉइंट है ना, पहला मैं आपको लिख देता हूं, दूसरा तीसरा, मैंने आपको सिर्फ पहला पॉइंट अभी क्लियर किया है, यहाँ पर लिख दो, पहला है और मैंने उदाहरण समझा दिया आपको, है ना, बात समझ में आ गई क्या, बोलो यार। तो y बराबर mx माइनस सी की कभी भी उसी तरीके से अगर कभी आपको समीकरण दिख जाए y बराबर mx माइनस सी की, तो इस तरह की रेखा बना देना, क्लियर। तू सोच के देख बेटा, अगर मैं सी का मान 0 कर दूं तब भी एक सरल रेखा की समीकरण है, y बराबर mx, लेकिन सी का मान 0 है, अर्थात रेखा मूल बिंदु से पास होगी। तो अगर आप दूसरे वाले को देखो ना बेटा, तो दूसरा वाला आपको समझ में आएगा सर, ध्यान से देखोगे ना बेटा, यही बना रहा हूं दूसरे वाले को, ध्यान से देखोगे ना तो तुम्हें फील आएगा, और फील क्या आएगा सुन ले, तुम बोलोगे कि सर ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये क्या है बेटा एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष, और ये एक सरल रेखा की समीकरण है, ऐसी सरल रेखा जो कि मूल बिंदु से गुजरती है। क्यों, क्योंकि बेटा y बराबर mx जिसकी समीकरण होती है, और c जो है वो अंतःखंड है, और अंतःखंड 0 है। ये क्या है बेटा c अंतःखंड 0 है, और अंतःखंड 0 का मतलब है कि रेखा मूल बिंदु से गुजरेगी, तो ये रेखा मूल बिंदु से गुजरेगी। स्लोप इसका आ जाएगा बेटा m, अब कुछ स्लोप है इसका ढाल जो है वो है m। तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए, इसमें कुछ खास बड़ी बात है नहीं, ठीक है। पहले बताइए दोनों चीजें समझ में आई, अब मैं आपको लेके आऊंगा बेटा तीसरी वाली पर। समझने के लिए इसमें बहुत कुछ है, लेकिन आपको जितना मैं समझा रहा हूँ उतना समझ में आना चाहिए, मेरा काम चल जाएगा। स्लोप वगैरह कैसे देखना अभी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए तो आप इन समीकरणों को दिमाग में रखिए, y बराबर mx माइनस सी, y बराबर mx और y बराबर। अब तीसरी समीकरण अगर आपके पास आ जाती है बेटा y बराबर mx प्लस सी, अब सुनो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। अगर थीटा का मान 90 डिग्री हो ना तो रेखा का ढाल पॉजिटिव होगा। आपको मैं इसको बहुत अच्छे लेवल पे ले जाके समझाऊंगा, थोड़ी देर मेरी बात सुन लो। मैं आपको कर बना के नहीं ढाल निकलवाना बताऊंगा, यकीन मानना, और तुमसे पहचानना बताऊंगा कि बता किस रेखा का ढाल कितना ज्यादा है, किस रेखा का ढाल पॉजिटिव है और किसका ढाल नेगेटिव है ना। सुन लो बेटा, तो हम बात कर रहे हैं कि अगर बेटा, क्योंकि tan थीटा ही क्या होता है m, ये चीज तो मान के चलो बेटा कि m जो है ना, m जो है वो क्या है ढाल है, m क्या है वो ढाल है, और बेटा इसी को हमने नाम दिया ढाला नहीं ढाल, m क्या है ढाल, और इसी को हमने नाम दिया है बेटा tan थीटा, इसी को हमने नाम दिया है tan थीटा, क्लियर है। अब सुन देख, अब मैं ग्राफ बना रहा हूं यहाँ पर तीसरे नंबर का, बढ़िया चीजें सुनते रहना, ये x अक्ष है ये y अक्ष। अगर मैं बेटा बोलूं कि तेरा m जो है, m क्या होता है, m क्या होती है, m होती है सर tan थीटा, m क्या होती है tan थीटा। थीटा का मान अगर 90 से कम हो, थीटा का मान अगर 90 से कम हो तो tan थीटा क्या आएगा पॉजिटिव, tan थीटा क्या आएगा पॉजिटिव, और tan थीटा पॉजिटिव तो m भी पॉजिटिव, tan थीटा पॉजिटिव तो m भी पॉजिटिव। ये चीजें बेटा दिमाग में रखनी है आपको, tan थीटा, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं बेटा स्लोप, क्या बोलते हैं हम स्लोप, m बोल दीजिए, tan थीटा बोल दीजिए, इतना दिमाग में रखना। थीटा का मान अगर 90 से कम है तो tan 90 से कम जितना भी होता है, मतलब प्रथम चतुर्थांश में tan धनात्मक होता है, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में सभी धनात्मक होते हैं, as tc सनम तेरी कसम, भूल मत जाना, ठीक है। तो m का मान पॉजिटिव, m का मान पॉजिटिव, क्लियर है। चलिए, तो ये आ जाएगा बेटा थीटा, ये आ जाएगा बेटा थीटा। अब सुनते रहना कहानी को, y बराबर mx प्लस सी की अगर मुझे समीकरण बनानी है तो बेटा y बराबर mx प्लस सी की समीकरण कुछ इस तरीके से बनेगी, प्लस है ना, y बराबर mx प्लस सी, अंतःखंड धनात्मक है, अंतःखंड धनात्मक है, इसका मतलब है कि ऊपर की तरफ कट करेगी y अक्ष को, धनात्मक y अक्ष पे कट करेगी, तो ये है बेटा सी अंतःखंड, ये है तुम्हारा थीटा, इधर मत बनाओ थीटा, थोड़ा सा अंदर बना लो, इधर बना लेते हैं, ये है बेटा तुम्हारा थीटा, और ये है तुम्हारी y बराबर mx प्लस सी, एक सरल रेखा की समीकरण। तो मेरी बात तुम्हें समझ तो आ रही है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर थीटा का मान, अब देखो तीनों चित्रों में थीटा का मान 90 से कम है, थीटा का मान 90 से कम है, स्लोप पॉजिटिव है, थीटा का मान 90 से कम है। दूसरे वाले का मैंने यहाँ बना दिया, पहले वाले का बेटा मैंने यहाँ बना दिया, और तीसरे वाले का मैंने यहाँ बना दिया, नंबरिंग मैंने कर दी है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। पहले बता कहानी क्लियर है क्या, अरे हाँ या ना बोल, tan थीटा क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ पर हम लगाएंगे मेरी प्यारी बिंदु, और मेरी प्यारी बिंदु में आप लिखोगे बेटा, ये बिंदु को थोड़ा सा अच्छा से कर लेते हैं, मेरी प्यारी बिंदु में आप क्या लिखोगे, सुन लो बेटा, मेरी प्यारी बिंदु में आप लिखोगे कि अगर थीटा का मान 90 डिग्री से कम हो तो ढाल हमेशा धनात्मक
होगी, तो ढाल हमेशा धनात्मक होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चले आगे। तो ये था आपका बेटा सरल रेखा, लेकिन सरल रेखा में ही अभी बाकी है कुछ। सर तो ढाल ऋणात्मक कब होगी? तो थीटा का मान 90 से ज्यादा है। थीटा का मान 90 से ज्यादा है तो फिर सर उसकी समीकरणें कैसे बनती होंगी? आइए बेटा जानेंगे समीकरणें कैसे बनती होंगी। अगर बेटा थीटा का मान 90 से ज्यादा है तो स्लोप ऋणात्मक आएगा। तो y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस सी में m क्या है? ऋणात्मक, नेगेटिव। कब? जब थीटा का मान 90 से ज्यादा है। सिंपल सी चीज है। अगर तेरी रेखा यूं है, देख सिंपल है बिल्कुल। अगर यह है क्षैतिज, ऐसे ये तेरी धरातल है, ये तेरा धरातल है, या ये एक्स अक्ष है। अगर एक्स अक्ष है, अभी मैंने एक्स अक्ष की दिशा में ये पेन को लिटा रखा है, देख रहे हो क्या? देख पा रहे हो क्या? एक्स अक्ष की दिशा में। अब मैं इसको उठाना चालू करूंगा, देख उठा रहा हूं, देखना। तो तू क्या बोलेगा? सर धनात्मक धनात्मक क्या क्या ढाल, क्योंकि थीटा का मान 90 से कम है, थीटा का मान 90 से कम है, 90 से कम है, 90 से कम है, सर 90 से कम है, सर 90 से ज्यादा हो गया, सर 90 से ज्यादा हो गया। ओहो, इसका मतलब ऋणात्मक ढाल है। अर्थात अगर झुकाव ऐसे रहेगा, अगर झुकाव ऐसे रहेगा, अगर झुकाव ऐसे रहेगा तो ढाल पॉजिटिव, और जैसे ही झुकाव ऐसे चला गया रेखा का तो ढाल नेगेटिव। बात समझ में आनी चाहिए। तो देख, पहले ये रेखा अगर ऐसी होती, ये रेखा ऐसे होती, झुक के होती तो धनात्मक होता। रेखा तो अकड़ के खड़ी है एकदम से, ऐसे अकड़ के खड़ी, ओए बोले चल ऋणात्मक है तेरा ढाल, तेरा ढाल ऋणात्मक है। अरे बेचारी वो झुक के रह रही थी पहले, ऐसे ऐसे झुक के रह रही थी। कौन? रेखा। सरल रेखा की बात कर रहा हूं मैं, समझ गए? तो सरल रेखा पर ही रहना, कहीं और मत निकल जाना बेटा। तो रेखा की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? तो यह रेखा है। अगर रेखा झुके रही है तो भैया थीटा का मान 90 से कम है, तो इसका मतलब ढाल धनात्मक है। और अकड़ के खड़ी है रेखा एकदम ऐसे, तो भैया थीटा का मान 90 से ज्यादा है। और अगर थीटा का मान 90 से ज्यादा है तो tan 90 से ज्यादा ऋणात्मक होता है। tan 90 से ज्यादा ऋणात्मक होता है तो स्लोप नेगेटिव। समीकरण है y बराबर mx प्लस सी। सी क्या है? अंतःखंड धनात्मक है, देख ऊपर की तरफ कट करेगा, लेकिन स्लोप इसका ऋणात्मक है। अंतःखंड धनात्मक है मेरे बच्चे, लेकिन अंतःखंड धनात्मक है लेकिन स्लोप ऋणात्मक है, स्लोप ऋणात्मक है। क्लियर है बेटा? बात समझ में आनी चाहिए। तो इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, तो मैंने आपको बेटा समीकरण समझा दी। y बराबर mx प्लस सी की समीकरण क्या होती है, y बराबर mx माइनस सी की समीकरण क्या होती है ना, y बराबर mx की समीकरण क्या होती है। अगर इस तरह की चीजें आती हैं तो आप कैसे उनको हल करोगे? ठीक है, तो पहचान जाओगे सरल रेखा की समीकरण। सबसे पहले तो समीकरण पहचानो, y बराबर mx प्लस सी। क्लियर? y बराबर mx प्लस सी की समीकरण। अब y बराबर mx प्लस सी की समीकरण में m क्या है? ढाल है। कब धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा, इन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। थीटा का मान 90 से कम है तो धनात्मक, थीटा का मान 90 से ज्यादा है तो ऋणात्मक। ठीक है, ढाल अगर मुझसे पूछे कि ये ढाल नाम की चीज क्या है, तो बेटा ढाल बेसिकली अगर देखा जाए वास्तविकता में तो एक चढ़ाई टाइप मान लो उसको, चढ़ाई। किसकी चढ़ाई कितनी ज्यादा है, थीटा का मान किसका कितना ज्यादा है। क्लियर है? बात समझ में? तो बस ये समीकरण है, इनके फॉर्मेट है, इनके दिमाग में रखना है, खत्म कहानी। उदाहरण देकर समझा दिया, ये समीकरण है बेटा, भूलोगे तो नहीं, बोलो यार। ये सरल लिखा हो गया। अब आ जाते हैं बेटा दूसरा ग्राफ, पर वाले पर। तो ये सरल रेखा समझ में आ गया। अब आ जाते हैं बेटा पर वाले पर। क्या बोलती है हमारी पर वाले की समीकरण? आइए समीकरण पर वाले की समीकरण। तो बेटा x बराबर ky स्क्वायर समीकरण दिमाग में रखनी पड़ेगी। पर वाले पे आ जाते हैं। पर वाले पहला क्या था हमारा? सरल रेखा। दूसरा हमारा क्या है? परवलय। इसको बोलते हैं बेटा पैराबोला। कौन सा बोला? पैराबोला। कौन बोला? पैराबोला। ठीक है, तो पैराबोला की समीकरण है बेटा परवलय। इसका ग्राफ जो होता है ना कुछ इस तरीके से दिखता है, लेकिन इनके ग्राफ जो होते हैं अलग अलग समीकरण होते हैं, दिमाग में रखो कि अगर x बराबर ky स्क्वायर आ जाए, x बराबर अगर ky स्क्वायर आ जाए ना बेटा, तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। सर ये x है, ये y है, इधर की तरफ मुंह खुलेगा, ये x डैश है, ये y डैश है, और ये अभी मूल बिंदु पर है, मूल बिंदु से जाएगा। क्योंकि बेटा x का मान 0 कर देने पर y का मान 0 होता है, मतलब यहाँ से चालू होगा। अब x का मान 1 बढ़ाइए लेकिन y का मान ज्यादा बढ़ रहा है, या ऐसा कर लीजिए आप y का मान 1 बढ़ाइए, x का मान 1 है, लेकिन y का मान 2 बढ़ाते ही x का मान 4 गुना हो गया। सीधी सी बात है, कुछ इस तरीके से समीकरण बनेगी बेटा, हाँ या ना। और जितनी ऊपर धनात्मक में बनेगी उतनी नीचे ऋणात्मक में भी बनेगी, मतलब ऐसा आधा ग्राफ और ऐसा आधा ग्राफ। कुछ इस तरीके से होता है बेटा परवलय का ग्राफ, पैराबोला का ग्राफ। बात समझ में आ गई? तो ये होती है बेटा x बराबर ky स्क्वायर। क्लियर? कोई तकलीफ? x बराबर ky स्क्वायर। अब आ जाओ बेटा दूसरे पर, इसी का भाई है x बराबर माइनस ky स्क्वायर। देख, अगर सर ky स्क्वायर होता तो ग्राफ ऐसे बनता, तो माइनस कर दे। आगे क्या लिखा है? माइनस। माइनस है तो उसको पलट दे। अरे इस पूरे को उठा के इसकी दोनों टांगों को पकड़, तो कुछ इस तरीके से बनेगी बेटा। ठीक है, यह है बेटा y, यह है मूल बिंदु, यह है x, यह है x डैश, और यह है x बराबर माइनस ky स्क्वायर। तो अभी भी ये है तो परवलय की समीकरण है, तो ये अभी भी परवलय की समीकरण। बोलिए बात समझ में आ गई क्या? बोलो बेटा, बोलो बेटा। ये x क्लियर है कहानी? इतनी कहानी आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये है आपको x बराबर माइनस ky स्क्वायर। ठीक है, दूसरी समीकरण भी क्लियर हो गई, तो दोनों ग्राफ आपको क्लियर हो गए होंगे, इसमें कुछ है नहीं है बेटा, सिंपल सी कहानी है। परवलय का ग्राफ ऐसे पड़ेगा। मैं आपको ग्राफ पढ़ा रहा हूँ कि कौन से समीकरण का ग्राफ तो ऐसे बनता है, जितना फिजिक्स में हमारे काम आएगा उतना तो मैं आपको बता के छोड़ूंगा। ठीक है, चलिए तो बात क्लियर है, आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। y बराबर kx स्क्वायर। तीसरा है बेटा y बराबर kx स्क्वायर। अभी तक क्या था? x बराबर ky स्क्वायर था, इसलिए मुंह इधर या इधर खुला। अब की बार x की जगह y कर दिया और y की जगह x कर दिया, तो मुंह उल्टी जगह खुलेगा, और मुंह जो खुलेगा ना बेटा y बराबर kx स्क्वायर का, वो खुलेगा ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है,
तो मुंह जो खुलेगा ना बेटा, आपकी बात पैराबोला का कुछ इस तरीके से खुलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। इस तरीके का सवाल बेटा जेईई मेंस में आया है। एक सवाल था न्यूटन की गति के नियम, कक्षा 11वीं में अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ एक मोती फंसा देते हैं। क्या फंसा देते हैं? मोती। मोती अभी यहाँ पर है, बोलते हैं कि इसको खींचोगे, इसको ऐसे खींचोगे तो मोती ऊपर चढ़ेगा। मोती ऊपर चढ़ेगा तो फिर सामने अवस्था की कंडीशन में हमसे कुछ पूछा था, हमें कुछ दिया था, तो फिर वहाँ पर है ना समीकरण का इस्तेमाल होता है बहुत अच्छे तरीके से। तो वहाँ फिजिक्स में मैथ्स आती है। अब तुम्हें परवाला ही नहीं पता होगा तो तुम क्या ही कर लोगे। लेकिन चूंकि मेरे लिए काम बहुत आसान है, क्योंकि मैं बता दूं आप जेईई के छात्र हो, और जेईई वाले के छात्र जो होते हैं वो मैथ्स में सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ते हैं, तो एफर्ट्स मेरे बहुत कम हो जाते हैं कि यार मैं इसको बहुत ज्यादा ध्यान से आपको बताऊं, बहुत डिटेल में जाके, क्योंकि डिटेल आप कहाँ पढ़ रहे हो? मैथ्स के अंदर। ठीक है, तो बेटा दिमाग में रखना y बराबर kx²। ऐसे ही बेटा अगला आ जाए y बराबर -kx²। अगर y बराबर -kx² आ जाए, ये धनात्मक x है, ये ऋणात्मक x है, ये धनात्मक y, ये ऋणात्मक y, तो ये है बेटा y बराबर -kx²। y बराबर -kx²। बोलो बात समझ में आ गई क्या? अरे हाँ या ना बोलो, कहानी क्लियर है क्या? y बराबर -kx²। बोलो कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो ये समीकरण है बेटा y बराबर kx² और y बराबर -kx²। एक और ग्राफ होता है बेटा आयताकार अतिपरवलय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी फिजिक्स में बहुत बार ये संबंध आएगा, और वहां पर फिर मैं जब ये बताऊंगा तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ सर हमको आपने हमें बहुत अच्छे से सिखाया था बेटा। ये परवलय हो गया, परवलय के ग्राफ मैंने आपको सारे खत्म करवा दिए है ना, परवलय के ग्राफ सारे खत्म हो गए। अब आ जाते हैं बेटा आयताकार अतिपरवलय पर। तीसरे नंबर पे आयताकार अतिपरवलय, अति परिवलय नहीं, अतिपरवलय। इसकी भी अंग्रेजी बता दूंगा बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आयताकार अतिपरवलय, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या होती है सुन लीजिए। रेक्टेंगुलर बेटा कभी कभी आपको ऐसे संबंध फंसते हैं कि x जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है y के। देखो अब इसको दो तरीके से पढ़ते हैं। x जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है y के, या x जो है वो समानुपाती है 1/y के। इसको पूरे को एक मान के देखेगा, नजरिया तेरा। अगर तू इसको पूरे को एक मानेगा तब तो तुझे समानुपाती लगेगा, और तू इसको अलग मानेगा, इसको अलग मानेगा तो तू बोलेगा सर x जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है y के, वरना तो सीधा सीधा बोलेगा सर x जो है वो समानुपाती है 1/y के। खैर तेरा नजरिया है देखने का, आप बच्चे कैसे देखते हो। x जो है ना बेटा वो व्युत्क्रमानुपाती है 1/y के। अर्थात इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा एक का मान बढ़ाते जाओ, दूसरे का x जो है, मतलब x का मान बढ़ाते जाओ, किसका मान? x का मान बढ़ाते जाओ, y का मान घटता जाएगा। उल्टा कर लो, x का मान घटाते जाओ, y का मान बढ़ता जाएगा। अर्थात इन दोनों को अगर हम देखें x गुना y, ये हमेशा नियत रहेंगे, ये हमेशा नियत रहेंगे। ये चीज का संबंध पता है सबसे पहले कहाँ मिलेगा? आपको मिलेगा बेटा मात्रक एवं बीमा वाले चैप्टर में n गुना u, ये हमेशा नियत रहती है। देखो मैं आपको मैथ कहाँ यूज हो रही है फिजिक्स में बताता जा रहा हूँ, आपको इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ सर हमें कोई फालतू चीज तो नहीं पढ़ा रही। अब n गुना u आ जाता है, फिर मैं वहां पर बोलता हूँ कि मात्रक ये संख्या है और ये अंकित मान है, संख्या है और ये एक मात्रक है, तो संख्या और अंकित मान हमेशा दोनों का गुणन जो होता है वो हमेशा नियत होता है। अर्थात मात्रक बड़ा करोगे तो संख्या छोटी हो जाएगी, संख्या बड़ी करोगे तो मात्रक छोटा हो जाएगा, परंतु दोनों का गुणा हमेशा और हमेशा एक नियत बना रहेगा। ठीक वैसी ही कहानी है मेरे बच्चे, x को घटाएगा तो y बढ़ेगा, y बढ़ाएगा तो y बढ़ाएगा तो x को घटाएगा, इन दोनों का गुणा कुल मिलाकर आज भी नियत बना हुआ है। ये तो ठीक वैसी कहानी है। मैं आपको बताऊं, ये मैं हूं और मान लीजिए मेरा दोस्त है, ध्यान से सुना कहानी को। मैं हूं, मेरा दोस्त है और हम दोनों नहीं पार्टी नहीं कर रहे, हम दोनों आपस में बैठे हुए हैं। मेरे पास 100 रुपए हैं, उसके पास 100 रुपए हैं, 10-10 के नोट है हमारे पास, खुले रुपए हैं, 10-10 के 10 नोट मेरे पास हैं, 10-10 के 10 नोट उसके पास है। क्लियर है कहानी? क्लियर है। मैंने मेरे दोस्त को, दोनों के पास 100 रुपए हैं, तो हम दोनों के पास मिला के कुल कितने रुपए हैं? 200 रुपए। हम दोनों के पास मिला के कुल कितने रुपए हैं? 200 रुपए। मैंने मेरे दोस्त को 2 नोट दे दिए, तो मेरा घट गया, मेरे रुपए घट गए, उसके बढ़ गए ना, मेरे घट गए, उसके बढ़ गए, लेकिन दोनों के पास मिला के आज भी हमारे पास 200 ही है, परिवर्तित नहीं हुए। या उससे मैंने उसको 20 दिए तो मैं तो उससे 40 लूंगा ना। मान लीजिए मैंने उससे 40 ले लिए। अब मैंने अगर उससे 40 लिए हैं तो उसके पास तो अब कितने रह गए? 60। ऐसे 60 क्यों रह गए? 80 रहेंगे ना। 120 थे भैया, 120 थे। चलो अच्छा सर आप वो मान के नहीं 120 बता रहे थे क्या? हमें लगा कि वापस से नई कहानी शुरू हुई है, दोनों के पास 100 है तो ऐसे मान ले, दोनों के पास 100 है तो वो मान ले। तो मान लीजिए वापस से अब वो मुझसे 20 नहीं 100 रुपए मैंने उससे 40 ले लिए, तो उसके घट गए, मेरे बढ़ गए, दोनों का मिला के आज भी 200 ही रुपए हैं। सिंपल सी बात है, हम दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, मैं और मेरा दोस्त। सिंपल। अगर एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा, परंतु दोनों का गुणन आज भी नियत रहेगा। ठीक वैसी कहानी है x व्युत्क्रमानुपाती y में, अगर एक घटाओगे तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरा बढ़ाओगे तो पहला घटेगा। इसका मतलब इन दोनों का गुणा आज भी नियत है। अरे यार ठीक है, ये सबसे पहली चीज आप कहाँ पढ़ोगे? ये पढ़ोगे मात्रा एवं बीमा, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ इसको, काम की नहीं है इसलिए मिटा रहा हूँ बस। ठीक है, मात्रा एवं बीमा में वहाँ पर आता है बेटा n और u जो होते हैं ना एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, अब बता दीजिए सर इसका ग्राफ। तो बेटा इसका ग्राफ देखो, आयताकार अतिपरवलय, कहीं पर भी स्पर्श मत कर देना x अक्ष पर और y अक्ष पर। अगर सर ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, और अगर आप आयताकार अतिपरवलय का ग्राफ बनाना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से आयताकार अतिपरवलय का ग्राफ बनेगा। x व्युत्क्रमानुपाती है y के, अर्थात x y जो है वो नियत है। ठीक है, इसको चाहो तो लिख सकते हो आयताकार अतिपरवलय, आयताकार अतिपरवलय, यह है आपका मूल बिंदु। ठीक है, तो ये ग्राफ है आयताकार अतिपरवलय का। मैं इनको हाईलाइट करते जाऊँ क्या? मैं इनको हाईलाइट करते जाऊँ क्या? हाँ कर ही दो ना सर, ताकि आपको क्या है ना बेटा टेंशन नहीं रहेगी, है ना। अलग अलग नाम है, पहला नाम ये रहा ग्राफ का, दूसरा ये रहा परवलय, है ना।
मैंने आपको अभी तक सरल रेखा का ग्राफ पढ़ा दिया, मैंने आपको परवलय का ग्राफ पढ़ा दिया, मैंने आपको अति परवलय का ग्राफ पढ़ा दिया। परवलय की ग्राफ समीकरण कैसी होती है? अगर x बराबर ky स्क्वायर है तो मुंह किधर खुलेगा, x बराबर माइनस ky स्क्वायर है तो मुंह किधर खुलेगा, y बराबर kx स्क्वायर है तो मुंह किधर खुलेगा, y बराबर माइनस kx स्क्वायर है तो मुंह किधर खुलेगा। फिर मैंने आपको सरल रेखा की समीकरण पढ़ाई और मैं आपको ले गया था बेटा सरल रेखा पर। मैंने आपको बताया था कि y बराबर mx प्लस c की एक सरल रेखा होती है। समीकरण जो होता है वो होता है y बराबर mx प्लस c, जहां c जो होता है वो अंतखंड होता है और जहां m जो होता है वो रेखा का ढाल होता है। अगर आपको बोला कि मैंने थीटा का मान जो है वो 90 से कम है मतलब tan थीटा पॉजिटिव मतलब ढाल पॉजिटिव रेखा झुकी हुई रहेगी, और थीटा का मान अगर 90 है, थीटा का मान 90 है मतलब ढाल 90 से ज्यादा है, ढाल 90 से ज्यादा मतलब tan थीटा 90 से ज्यादा, tan थीटा 90 से ज्यादा मतलब ऋणात्मक का मतलब है रेखा एकदम अकड़ के चलेगी, अगर के चलेगी इसलिए ऋणात्मक है, झुक के चलेगी तो भैया धनात्मक है, सिंपल है। और ढाल का मतलब मैंने आपको देसी भाषा में समझा दिया, एक टाइप की चढ़ाई होती है। अब y बराबर अगर mx होती है तो रेखा मूल बिंदु से गुजरेगी, y बराबर mx प्लस c होती है तो y अक्ष को ऊपर काटेगी धनात्मक में, और अगर y बराबर mx माइनस c है तो y अक्ष को ऋणात्मक में काटेगी नीचे की तरफ, मूल बिंदु से नहीं गुजरेगी। उस वक्त की कहानी है ये जब आपको रेखा की एक समीकरण दे दी जाएगी y बराबर mx प्लस c की। आई होप आपको ये बातें समझ में आती होंगी, आई होप आपको ये कहानियां समझ आती होंगी। चलिए बेटा उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ठीक है, सरल रेखा हो चुका है बहुत अच्छे से, फिर आपका परवलय हो चुका है, आपका आयताकार अति परवलय हो चुका है। अब चलते हैं बेटा वृत्त पे, हेडिंग लगाएंगे चौथी वृत्त। क्या लगाएंगे बेटा? चौथी वृत्त। पता है आपको वृत्त अंग्रेजी में बोलते हैं इसको सर्कल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? सर्कल। इसको भी हम हाईलाइट करेंगे, इसको भी हम हाईलाइट करेंगे। हम पढ़ रहे हैं बेटा सर्कल। अब सर्कल की समीकरण तो सभी बच्चे जानते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, जहां आर जो है वो त्रिज्या है, आर जो है वो त्रिज्या है। बेटा वृत्त की समीकरण बताऊं मैं कैसी होती है आपको? मैं बताऊं, देखो इस तरीके की होती है। यहाँ आर लिखा है, उन्होंने ए लिखा है, तो अपन भी ए ही ले लेते हैं। चलो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अगर आर लिख दिया होता तब भी तुम मुझ पे झूठा इल्जाम नहीं लगाते कि सर आपने गलत बोल दिया। अरे आर है या ए है एक ही बात है ना बेटा, त्रिज्या है। अगर मैं वृत्त की समीकरण बनाऊं तो सीधी सी बात है, जो इसका केंद्र रहेगा वो मूल बिंदु पर रहेगा। बिल्कुल सिंपल सी कहानी है बेटा। यह है वृत्त, क्लियर? यह है बेटा आपका मूल बिंदु, दिस इज वाई एक्सिस अक्ष एंड दिस इज एक्स अक्ष। यह है बेटा आपका एक्स अक्ष, यह है आपका वाई अक्ष एंड दिस इज द ओरिजिन। यह है बेटा मूल बिंदु और ये मैंने आपको जो बना के दे दी वो है त्रिज्या ए। तो इसकी जो समीकरण होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, जहां ए क्या है? त्रिज्या। यहां से हटा के मैं त्रिज्या को थोड़ी सी स्पष्ट रूप में साफ सुथरी जगह पे कहीं और स्थानांतरित कर देता हूं। मैं यहां पर लिख देता हूं जहां ए क्या है बेटा, जहां ए त्रिज्या है। ठीक है, तो ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, मूल बिंदु है, यहां पर इसकी त्रिज्या ए। अगर कभी वृत्त की समीकरण आ जाए, कभी वृत्त के बारे में पूछे तो हम बोलेंगे बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। क्लियर? अगर मैं आपको दिखाऊं बेटा तो ये है वृत्त की समीकरण। क्लियर? बोलो अच्छा सर तो एक बात बताइए, उदाहरण बता दो। मैंने कहा उदाहरण ले, कौन सा उदाहरण पूछेगा? बोले सर ये वाला बता दो। मैंने कौन सा वाला? बोले सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। सर इसका वृत्त बना के दिखा दो। मैंने कहा वृत्त बना दूंगा, त्रिज्या पता चल जाए। बेटा मूल बिंदु से गुजरेगा। मैंने कहा अच्छा मूल बिंदु, ये थोड़ा सा अटपटा सा वृत्त नहीं बन गया? इसको वृत्त बना गोल है, बस अक्ष थोड़ी सी भावना में बह गई। अभी ठीक है, यह मूल बिंदु, यह है एक्स अक्ष, यह है वाई अक्ष। सर यह है एक्स डैश, यह है बेटा वाई डैश। मैंने बोला पता है इसकी त्रिज्या कितनी है, बस त्रिज्या का मान बता दे, वृत्त की समीकरण तूने परिपूर्ण कर देगा। ए का मान बेटा ए कितना है? अब सुन, इसको तू तुलना करेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मान क्या निकल के आएगा? सर ए स्क्वायर का मान निकल के आएगा 25। अब ए के दो मान आएंगे, ए बराबर अंडर रूट 25, इसके दो मान आएंगे बेटा। कितने मान आएंगे? दो बार। या तो ए माइनस 5 मीटर आएगा, या माइनस 5 मीटर है ना, त्रिज्या मीटर में मान लेते हैं, या ए का मान प्लस 5 मीटर आएगा। ये नहीं हो सकता क्योंकि बेटा त्रिज्या कभी ऋणात्मक नहीं होती, अर्थात हमें ये लेना पड़ेगा। अगर मैं बोल दूं कि ये मीटर में है तो त्रिज्या आ गई आपके पास 5 मीटर। एक उदाहरण के तौर पर मैंने आपको समझा दिया बेटा। आशा करता हूं आपको ये कहानियां समझ आ रही होंगी। बोलो बात समझ में आ गई? तो मैंने आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की कहानी आपको मैंने बहुत अच्छे से सिखा दी। क्लियर? बोलो यार कोई तकलीफ तो नहीं है? चलिए बेटा, तो आपको ये वाली कहानी समझ में आ गई। अब देखो चौथा भी मैंने आपको वृत्त पढ़ा दिया। अब 5 हेडिंग डालेंगे बेटा, दीर्घ वृत्त। क्या हेडिंग डालेंगे बेटा? 5वां दीर्घ वृत्त। देखो बेटा ये समझा रहा हूं ना मैं आपको, ये समीकरण दिमाग में रखनी है। दीर्घ वृत्त नाम से ही समझ में आ रहा है सर, दीर्घ मतलब बड़ा वृत्त। बड़ा वृत्त का मतलब ऐसे वृत्त नहीं, अक्ष के साथ। कैसे है सुनाऊंगा। दीर्घ वृत्त, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा एलिप्स। क्या बोलते हैं इसको? एलिप्स। हाईलाइट कर लो इसको। ठीक है, क्या है ये? एलिप्स। ठीक है, बोलो बात समझ में आ गई? चलिए आप सुनना बेटा, एलिप्स दीर्घवृत्त। बेटा दीर्घवृत्त की अगर मुझसे कोई समीकरण पूछे या मुझसे अगर कोई पूछे कि दीर्घवृत्त दिखता कैसा होगा, तो मैं कुछ उसको ऐसे बना के दिखा देता हूं, अंडाकार शेप। कुछ इस तरीके से दीर्घवृत्त दिखता है बेटा। आपको नहीं देखना आ रहा तो आपको देखना पड़ेगा। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है। ये वृत्त नहीं है, ये दीर्घवृत्त है। अंडा देखा? अंडा 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 परफेक्ट एग्जांपल है दीर्घवृत्त का। अंडा गोल होता है, अंडा गोल नहीं होता। अंडा दीर्घवृत्ताकार शेप में होता है बेटा। अरे गोल तो ये होता है, अंडा दीर्घवृत्ताकार शेप में अंडाकार होती है ना, वैसी संरचना है। ठीक है, इसको बोलते हैं, इसकी समीकरण बताता हूँ और फिर इसको ये बताता हूँ कि आपको किसको क्या बोलते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, ये चीज होती है ए। देखो ए लिखा है ना, ये चीज है यहाँ से लेके यहाँ तक ए, और यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक। कैसे बनाऊँ इसको? ऐसे बना दूं क्या? ये चीज होती है बेटा बी। तो ए जो है वो है अर्ध दीर्घ अक्ष और बी जो होती है वो होती है अर्ध लघु अक्ष। और वैसे भी आपने तो ये पढ़े ही होंगे। तो सुन, दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष कैसे बोला? देख ये बड़ी है, एक चीज तो मानता है ये इसमें से और इसमें से कौन बड़ा है? अरे यार देखना बेटा, ये बड़ा ये बड़ा, तो देखने पर ही पता चला सर ये बड़ा हो। तो ये वाली जो अक्ष है वो दीर्घ अक्ष है। अब ये कहाँ काम आएगा? गुरुत्वाकर्षण में काम, चैप्टर में गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में काम आएगा। तो इसलिए पढ़ो, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है तो ऐसे वृत्ताकार पथ नहीं लगाती है बेटा, कुछ इसी तरीके का पथ होता है वो, एलिप्टिकल। खैर सुनिए, तो यार मैं बात करूं यहाँ से यहाँ तक, तो इसको बोलते हैं बेटा मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस मतलब समझते हो? बड़ी अक्ष, दीर्घ अक्ष। तो उसका आधा अर्ध दीर्घ अक्ष
तो इसको उन्होंने ए नाम दिया है, तो कितना है वास्तविकता में? अर्ध दीर्घ ही तो है। अरे पूरी दीर्घ है तो उसकी आधी अर्ध दीर्घ अक्ष, समझ? ये इसको बोलते हैं बेटा माइनर एक्सिस, लघु अक्ष। लघु अक्ष है तो ये आधी लघु अक्ष, तो अर्ध लघु अक्ष, और इसको नाम दिया उन्होंने बी। ये चीज होती है बी और ये चीज होती है ए। इसकी बात करता हूं मैं समीकरण की, इसकी बात करते हैं बेटा समीकरण की। तो इसकी समीकरण होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। समीकरण देख लो, ए का वैल्यू लिख लो, बी का वैल्यू लिख लो। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आई थिंक आपको ये बात हजम हो गई होगी। करनी ही पड़ेगी बेटा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर एक सवाल करवाता हूं। आइए, ये पहले बताओ, ये व्रत तो खत्म हो गया, दीर्घ व्रत भी खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में, बस थोड़ी देर में दीर्घ व्रत भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास कुछ सूत्र वगैरह बचेंगे, लेकिन एक चरघातांकी फलन का ग्राफ बना दूंगा। ये आएगा आपका नाभिकीय भौतिकी में काम, न्यूक्लियर फिजिक्स में 12वीं कक्षा का चैप्टर है नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स, वहां काम आएगा इस तरीके का। तो हर जगह आपके काम है, पढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई वजह तो रही होगी बेटा। अब मैं आपको एक सवाल करवाता हूं पहले दीर्घ व्रत पे, है ना बेटा। आपको मान लीजिए दीर्घ व्रत बना के दे रखा है, मान लेते हैं आपको एक दीर्घ व्रत बना के दे रखा है, ध्यान से सुनना, ठीक है। थोड़ा सा मोटा दीर्घ व्रत बना देता हूं, हेल्दी सा खाना खिला पिला के इसको अच्छे से, ठीक है, ऐसा कुछ बना रखा है, ठीक है। बोलो, ठीक है, ठीक है बेटा। यह है बेटा ओ, यह है एक्स, यह है वाई, क्लियर। मैंने बोला ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है। मैंने बोला इसका क्षेत्रफल बताओ। अब तुम्हें दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल नहीं पता, तो बेटा दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल आपको मैं बता दूं। या चलो दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल तो मैं बाद में पूछ लूंगा क्विज वाले सवाल में। क्विज वाला सवाल भी ऐसा ही है, मैं आपसे पूछता हूं कि इसकी अर्ध लघु अक्ष और अर्ध दीर्घ, क्योंकि अभी क्षेत्रफल पता नहीं होने को तो पाई ए भी होता है, पाई ए भी, बस ए और बी पता चल जाए। ए क्या होती है अर्ध दीर्घ अक्ष, बी क्या होती है अर्ध लघु अक्ष, ए और बी पता चल जाए, पाई से गुणा कर देना, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ये क्षेत्रफल आता कहां से बेटा? समाकलन से आता है। एरिया अंडर द कर्व वाला चैप्टर आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, ठीक है। जब वहां मैथमेटिक्स में पढ़ोगे तो वहीं से फिर ये सारी चीजें निकल के आती हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल के, क्या वो सब चीजें मैथमेटिक्स का पोर्शन है। इसका क्षेत्रफल पाई ए भी, लेकिन सवाल मैंने बदल दिया, आपको निकालना है ए का मान और आपको निकालना है बी का मान, क्लियर, बिल्कुल साफ इंस्ट्रक्शंस है, कोई ज्यादा जबरदस्ती नहीं, कोई दिमाग लगाना नहीं। ए मतलब होता है बेटा दीर्घ अक्ष, तो दीर्घ अक्ष कौन सी है इसमें से? ये वाली, तो सर ये है ए का मान, ए। और लघु अक्ष ये, तो सर ये है बी। तो निकल गया ना यार, ये भी तो डायरेक्ट देख के, ये है बेटा 2 पर और ये है 4 पर, तो 4 - 2 2। अरे यार देखना, अरे यार देखना, 2 ही तो है, 4 - 2 2। ए का मान आ गया बेटा तेरे पास 2, बी का मान देख 3 - 2, तो बी का मान आ जाएगा बेटा 1। ये 2 कैसे आया पता है ना? ये 2 कैसे आया? अच्छे से लिख देता हूँ, 4 - 2 करके, तो मैंने तो 4 - 2 2, 3 - 2 1, या आपका ए या आपका बी। बोलो बेटा, बात क्लियर है? ए और बी, 2 और 1 आया, क्लियर है ना? बात समझ में आ गई? तो ये था आपका बेटा दीर्घवृत्त। तो अगर कभी दीर्घवृत्त आ जाए तो कुछ इस तरीके से आप समीकरण बना के नहीं लिखोगे, इस तरीके से बेटा दीर्घवृत्त है, ठीक है। अगला आ जाते हैं बेटा लास्ट, छठा चरघातांकी क्षय, चरा नहीं चर, चर घातांकी क्षय। क्षय समझते हो? हानि। क्षय का मतलब होता है बेटा हानि, चर घातांकी क्षय, ठीक है, ठीक है बेटा। एक्सपोनेंशियल बोलते हैं इसको, चर घातांकी को एक्सपोनेंशियल, ठीक है। इसको बता देता हूँ, एक्सपोनेंशियल। बच्चे बोलते रहते हैं कि सर हमें कमेंट्स में कि सर हमें अंग्रेजी वाले शब्द भी सिखाया करो, तो सिखा रहा हूं बेटा ना, मैंने आपको वो कमेंट देखे तो मैं इंप्रूव कर रहा हूं इस चीज को कि नहीं बच्चों को अंग्रेजी में सिखाया जाए, क्योंकि बच्चा खुद चाहते हैं हमें सीखना अंग्रेजी में सिखाया जाए। खैर कोई बात नहीं बेटा, चर घातांकी क्षय की बात करें बेटा, इसका जो ग्राफ होता है वो होता है y बराबर e की घात माइनस kx। इसको अब देखो ये 6 है ना, 6 है ना, इसलिए माइनस है। अगर मुझसे इसका कोई ग्राफ पूछे तो बेटा यहाँ पर 1 है, क्या है बेटा 1, मिलाना मत, ये देख 1 है यहाँ पर, और मिलाना मत और घटाते जाओ, मिलाना मत हटाते जाओ, ये है बेटा मूल बिंदु। इसको बोलते हैं चर घातांकी क्षय, क्या बोलते हैं इसको? चर घातांकी क्षय, क्लियर है? तो दिस इज नंबर 6, चर घातांकी क्षय। इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शंस हैं ये सारे, है ना? क्या है ये? एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो बात समझ में आ गई क्या? मैंने आपको बेटा सारी चीजें पढ़ा दी, मैंने आपको जितना काम आएगा मैथमेटिक्स के अंदर वो मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। यहाँ पर आकर बेटा आपके ग्राफ खत्म होते हैं, लेकिन कुछ ज्योमेट्री बाकी है, वो ज्योमेट्री आपको सूत्र बताता हूँ। हालांकि ये सूत्र कक्षा 5वीं या 6वीं के सूत्र होते हैं, लेकिन अब जब पढ़ी रहे हैं ज्योमेट्री, जब पढ़ी रहे हैं तो क्यों ना सर पूरा ही पढ़े जाए। आ जाइए ज्योमेट्री पढ़ते हैं। सबको पता है बेटा, क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्र बता रहा हूं मैं, बहुत आसान टॉपिक, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें तो तुम मुझसे बोली मत देना कि सर समझ नहीं आया, इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, पढ़ लो, मैं क्या समझाऊं, पढ़ लो। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, पता है ना यार। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी गुना समांतर भुजाओं का योग। ये थोड़ा सा दिमाग में रखना, बच्चों को नहीं पता होगा, मैं पूछ नहीं रहा किस किस को नहीं पता, लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के कहो सच में नहीं पता होगा तुम्हें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। और ये दिमाग में रखना बेटा, मैं बता रहा हूं आपको समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ये काम आएगा इसलिए कह रहा हूं, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी गुना समांतर भुजाओं का योग गुना 1/2, ठीक है। चलिए तो इतनी सी कहानी थी आपकी क्षेत्रफल के बारे में, मैंने आपको क्षेत्रफल समझा दिया। अब आ जाते हैं अगला, वृत्त का क्षेत्रफल। 4 समझा दिए, 4 समझा दिए, देखो ना 1 2 3 4 5वां
वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पूरी दुनिया जानती है यार इसको, मुझसे क्या पूछ रहे हो, मुझसे क्यों पूछते हो कि सर वृत्त का क्षेत्रफल आपने पाई आर स्क्वायर क्यों लिख दिया? पूरी दुनिया जानती है बेटा इसको, तो मैं क्या सिखाऊं इनमें, बता तू ही बता। पाई आर स्क्वायर, जहां आर त्रिज्या है, ये ले याद रखना। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जहां आर क्या है बेटा, त्रिज्या है, जहां आर क्या है बेटा, त्रिज्या है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। बेलन की वक्राकार सतह का क्षेत्रफल 2 पाई आर गुना एल। इसको मैं और भले चाहो तो समझा सकता हूं एक बार और। 2 पाई आर क्षेत्रफल निकालना, जैसे बेलन है, क्या है ये, बेलन है, सिलेंडर आपको दे रखा है ना, ये इसकी त्रिज्या है बेटा आर और ये बेलन की लंबाई है एल। तो तुम क्या बोलोगे सर, क्षेत्रफल निकालना है तो पहले एक प्लेट का क्षेत्रफल कितना, सॉरी 2 पाई आर कितना, 2 पाई आर, अरे यार इसकी परिधि 2 पाई आर, सतह का निकाल रहे ना, सरफेस का 2 पाई आर, और कितनी लंबाई तक है, एल लंबाई तक है, तो क्या आ जाएगा 2 पाई आर गुना एल, या जाएगा बेटा लंबाई, ये क्षेत्रफल बेलन के पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ये बेलन के पृष्ठ का क्षेत्रफल। बोलो बात समझ में आ गई? अब इसमें क्या ही समझाऊं मैं, लो 2 पाई आर गुना एल, आर त्रिज्या है और एल लंबाई है। दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल पाई ए बी, आया था ना सवाल, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल पाई ए बी। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक घन की, देखो घन होता है ना, एक का होता है भुजा स्क्वायर, क्योंकि वर्ग है, घन बोला, घनाभ नहीं बोला, एक घन का, अरे यार एक घन का, तो घन का एक फलक वर्ग है, और वर्ग का कितना होता है, भुजा गुना भुजा, तो भुजा स्क्वायर, ऐसे घन में कितनी सतह होती है, 6, तो 6 गुना भुजा स्क्वायर। क्या समझाऊं इसमें है? ए और बी आपको पता ही है, दीर्घवृत्त की अर्ध दीर्घ एवं अर्ध लघु अक्ष। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर, और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, जहां पाई आर एल का वैल्यू होता है, पाई आर और एल का वैल्यू होता है बेटा, एल का वैल्यू होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये थोड़ा सा दिमाग में रखना बेटा, और इसी को बोलते हैं ढालू क्षेत्रफल, ढाल वाला, जो अब शंकु है ना, शंकु कैसा दिखता है, आइसक्रीम खाइए कभी, आइसक्रीम कोन, ये शंकु है, ढालू क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ गई, ज्यामिति है बेटा, याद रखो, बेसिक मैथ चल रहा है, तो ये सब चीजें एक बार सिखा देता हूं, मेरी होता ना एक जिम्मेदारी है इन सब बच्चों को बताने की, बस अब जल्दी से ये चीज खत्म हो गई। अब आ जाते बेटा आयतन ज्ञात करने के सूत्र, क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्र मैंने आपको सिखा दिए, तो फटाफट से अब तुम आयतन ज्ञात करने के सूत्र पे आ जाओ, फिर लेक्चर को खत्म करेंगे बेटा सवालों के साथ, ठीक है। अब जल्दी कर लो, है ना, जल्दी करोगे, प्रॉमिस करते हो मुझसे, बोलो हाँ सर, देखो बेटा, आयताकार पट्टिका का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो लंबाई ए, चौड़ाई बी और ऊंचाई टी, ए बी टी। घन का आयतन भुजा क्यूब, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, सबको पता है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार बेटा आपको फिजिक्स में पाई स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। देखो पाई क्या होता है, 22/7, जिसको हम 3.14 लिखते हैं पाई का मान, तो पाई का मान 22/7 भी लिख देते हैं, पाई का मान 3.14 भी लिख देते हैं। पाई स्क्वायर का मान, अब बेटा देखो 3 का स्क्वायर करोगे 9, अरे पाई का वैल्यू 3 है ना, मान लेते 3 होता, तो पाई स्क्वायर का 9 आता, लेकिन ये तो 3.14 है, तो ये 9.8596 आता है पाई स्क्वायर का, जिसको मैं लगभग 10 ले लूंगा। इससे मेरी कैलकुलेशन बहुत सुलझ जाएगी। ये कहीं पर अगर पाई स्क्वायर आता है तो मैं वहां सीधा 10 ले लूंगा। मैग्नेटिज्म में काम आएगा, ये मैग्नेटिज्म चुंबकत्व में काम आएगा, पाई स्क्वायर आता है वहां पे, या 1 बटा पाई, और 1 बटा पाई को मैं 0.3184, अरे भाग दे देना ना यार, 3.14 से भाग देगा तो 1 बटा 3.14 तो 0.3184, इसको मैं शॉर्ट में 0.3 लेके चलूंगा, तो 1 बटा पाई 0.3 मानूंगा और पाई स्क्वायर 10 मानूंगा, खत्म हो गया सवाल। अरे यार बोलो कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं, चलिए बेटा, तो यहाँ पर आपका बेसिक मैथमेटिक्स का ये चीज खत्म हो गई। अब हम बात करेंगे बेटा सदिशों की, लेकिन सदिशों की बातें आज नहीं हो पाएगी, कोई बात नहीं सर, हम बातें करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे बेटा सदिश, ठीक है। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे बेटा, सदिश, इसको मिटाई देते हैं। तो अगली क्लास में बेटा सदिश पढ़ेंगे, तब समय हो चला है क्विज का, तो चलिए बेटा क्विज पे चलते हैं, ठीक है। तो क्विज का पहला सवाल आपके सामने आ रहा है, बहुत सिंपल सा सवाल है। बोला है दी गई चक्ति आपको दे रखी है, जिसकी त्रिज्या आपको 1 मीटर है और मोटाई दे रखी है बेटा 1 mm, अगर नहीं देगा तो बना दूं, मोटाई जो दे रखी है वो 1 mm है बेटा, वो टी है, टी बराबर दे रखा है, अभी बताया ना आयताकार पट्टिका का क्षेत्रफल एबीटी, तो ये टी दे रखी है आपको 1 mm, आपसे पूछा इसका आयतन ज्ञात करिए। बेहद ही आसान सवाल है बेटा, बेहद ही आसान सवाल है, ठीक है। चलिए इसको हल करिए। चलिए हो गया होगा बेटा। अगला सवाल, दर्शाए गए दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सर ये तो वैसा सवाल है जैसा कि आपने अभी करवाया था, हमने ए और बी के मान निकाले थे, है ना। चलिए हल करिए। चलिए हो गया होगा बेटा। तो देखो बेटा आपको पता क्या दिया है, आपको एक चक्ति दी है। अगर बेटा सिर्फ ये पतली सी चक्ति होती तो इसका क्षेत्रफल मैं निकालता पाई आर स्क्वायर, लेकिन क्या किया ना उन्होंने, थोड़ी सी मोटाई भी दे दी, टी मोटाई, तो कुछ मत करो, टी से गुणा कर दो, ये क्षेत्रफल है, क्या है ये क्षेत्रफल। तो बेटा क्षेत्रफल आ जाएगा चक्ति का पाई, आर का मान कितना दिया है 1 मीटर, पाई आर स्क्वायर इंटू टी का मान 1 mm 1 मिलीमीटर, तो बेटा आ जाएगा पाई का मान 3.14 गुना 1 का स्क्वायर तो 1 है, और 1 मिली कितना मिली 10 की घात -3 मीटर, क्योंकि पूछा क्या है क्षेत्रफल है ना बेटा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अरे मीटर और मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना, अरे यार सॉरी आयतन पूछा है, सॉरी मीटर क्यों, ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर, सॉरी बेटा आयतन, आयतन क्षेत्रफल नहीं आयतन, अपने वहां पर कुछ गलत लिख दिया, आयतन है बेटा ये, यहाँ पर भी हम लोग आयतन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मुझे क्षेत्रफल का दिमाग में रह गया, पाई आर स्क्वायर मिलीमीटर है, मीटर क्यूब आ जाएगा, तो है ना। यहाँ बेटा ये आयतन है, क्या है ये आयतन, क्षेत्रफल तो इसका है ही है पाई आर स्क्वायर, और टी से गुणा करके आयतन आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 3 संख्या छोड़ के तो 0.00314, अरे 3 संख्या छोड़ के ना, तो सही तो है, यहाँ पे था ना 3 संख्या छोड़ दो, सही है, मीटर क्यूब, ये ऑप्शन दिख रहा है क्या 0.00314, ठीक है। चलिए बेटा अगले सवाल पे चलते हैं। दीर्घवृत्त, बेटा सीधी सी बात है, कुछ इस तरीके का आपको दीर्घवृत्त दिख रहा होगा, ठीक है। ये बेटा ये है
बेटा ये है ए, इसको बोलते हैं बेटा सेमी मेजर एक्सिस। पूरी मेजर एक्सिस है तो ये सेमी मेजर एक्सिस है, अर्ध दीर्घ अक्ष, और ये बेटा अर्ध लघु अक्ष ए बी। अब बस निकाल लो, ए का मान 4 - 2, अरे यार ये 2 है ना और ये 4 है, तो ए का मान तो आ गया सर 4 - 2 2, और बी का मान 4 - 3 1। तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, क्या पूछा इस बार? क्षेत्रफल। इस बार गलती नहीं करेंगे। दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल पाई गुना ए गुना बी, पाई ए का मान 2, बी का मान 1, 2 पाई इकाई। तो सवाल हल हो गया। चलिए बेटा अब खत्म करने का वक्त चला है, खत्म करेंगे, ठीक है। तो बेटा आज हमने ग्राफ पढ़ा, सदिशों के बारे में हमारी बातें रह गई। ये अच्छी बात है कि हम सदिश अगले लेक्चर से बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करेंगे। वैसे भी मेरा मन यही था कि मैं अगली क्लास से इसको फ्रेश स्टार्ट करूं, लेकिन ये था कि अगर समय बच जाता है तो मैं सदिश इसी क्लास से शुरू कर दूं क्योंकि समय हमारे पास कम है। लेकिन अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेश बिल्कुल मूड बना के आना सदिश। यहाँ पर आकर आपका बेसिक मैथ का एक बड़ा पोर्शन खत्म हो गया। सदिश को भी बेसिक मैथ में गिनो तो भी बेसिक मैथ चलेगा, ठीक है। तो चलिए बेटा, है ना, ग्राफ हमने पढ़ लिए हैं, सदिश हमारा बाकी है। जाते जाते आप मुझसे होमवर्क लेके जाओगे, होमवर्क ले लो। दिया क्या है मैं आपको समझा दूं बेटा। एक्स और वाई के बीच में ग्राफ दिया, इस तरीके का कोई ग्राफ बना रखा है। यहाँ पर 3 बिंदु दिख रहे होंगे बेटा, यहाँ पर ये दिख रहा होगा आपको बेटा 3 1 2 सॉरी, यहाँ पर आपको बोला है पहले दूसरे तीसरे बिंदु पर जो ढाल है ना वो m1 m2 m3 है। तो आपसे पूछा है तो m1 m2 एवं m3 में संबंध बताओ। संबंध समझते हो क्या? कौन ज्यादा बड़ा? जैसे ऐसे ए ऑप्शन बोल दूंगा, जैसे ए ऑप्शन m1 इज ग्रेटर देन m2 इज ग्रेटर देन m3, बी ऑप्शन बोल दो m1 लेस देन m2 लेस देन m3, सी ऑप्शन बोल दो m1 ग्रेटर देन m3 ग्रेटर देन m2, डी ऑप्शन बोल दूं आपको मैं m1 लेस देन m3 ग्रेटर देन m2। कुछ भी बोल दो, ठीक है। कुछ इस तरीके के आपको ऑप्शन दे रखे हैं, एक ऑप्शन का चुनाव करना है। सवाल आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। भैया बेटा क्या करोगे? इस पर एक स्पर्श रेखा खींचोगे, tan थीटा देख लेना, इसका थीटा, एक स्पर्श खींचना, इसका थीटा ज्यादा बड़ा होगा, इसका थीटा बना लेगा, इसका थीटा 2 और इसका थीटा तो और बड़ा है। तो कौन ज्यादा बड़ा है? थीटा 3 ज्यादा बड़ा है, थीटा 2 से थीटा 1 सबसे कम है, तो किसका स्लोप ज्यादा होगा? देख अब tan थीटा क्या होता है? थीटा जिसका बड़ा तो tan थीटा उसका बड़ा, क्योंकि थीटा बढ़ाने पर tan थीटा बढ़ता है, और tan थीटा क्या स्लोप है? अब तो सब कुछ बता दिया, मैं नहीं बताऊंगा। चलिए बेटा, तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सदिश, ठीक है। तो आज की कहानी को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते